हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लैंग्वेज हिंदी का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। और आज का जो सेट है वो है 2/2/2023 का। फ्रेंड्स, लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बड़े ही आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस हमें कुछ जो है प्रैक्टिस करना है, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करना होता है। सीटेट का एग्ज़ाम इतना भी हार्ड नहीं होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का नोट्स या पेपर ये सब चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पूरा वीडियो, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक जो है वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का सेट जो है हिंदी का है, तो हम लोग लैंग्वेज हिंदी लेते हैं। पेपर सेकंड के लिए ये है। तो पहले तो इसमें गद्यांश आते हैं, तो आइए पढ़ते हैं हम गद्यांश को। गद्यांश है, लोक संस्कृति में हमारी धरोहर छिपी है, यह हमारा इतिहास है। अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना कलाकारों का ही नहीं सभी धर्म का, एक मिनट, सभी धर्म का। हमारे देश में नाना प्रकार की कलाएं एक दूसरे की पूरक हैं। और उसके आगे है, आज कुछ स्वार्थी तत्व संस्कृति को बाजार की बिकने वाली वस्तु समझ लेते हैं। एक समय था जब रेडियो के माध्यम से गांव में पंडवानी खूब सुनी जाती थी। आकाशवाणी इस दौर में लोक कलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समय के अधिकारियों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझने हेतु अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। अब समय बदल गया है, रेडियो कम सुना जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, बाजार में प्रवृत्ति लोक सांस्कृतिक पर हावी होता जा रहा है। हमारे लोक कला माध्यमों ने समाज की समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में भी काम किया है, राजनैतिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया। लोक कला में हमें हौसला देती है, यह उनकी आंतरिक शक्ति है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक कलाओं के प्रति अपना योगदान कैसे दिया? लोक कला की प्रशंसा की, लोक कलाओं के विज्ञापन प्रस्तुत किए, लोक कलाओं को सम्मान दिया, लोक कलाओं की कठिनाइयों को समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोक कलाओं की कठिनाइयों को समझा, ये उत्तर आता है। आगे है, बाजार की बिकने वाली वस्तु से क्या अभिप्राय है? निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु, साप्ताहिक बाजारों की वस्तु, मेला में प्रदर्शित होने वाली वस्तु या प्रदर्शनी में लगाई गई वस्तु। तो निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु। बाजार में बिकने वाली वस्तु क्या होती है? जो निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु होती है। साप्ताहिक वस्तु जो सप्ताह में बिकती है, मेला वाली वस्तु जो मेले में, प्रदर्शनी वाली वस्तु जो प्रदर्शनी में बिकती है। ठीक है। आगे है, लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया है? इतिहास की पुस्तकों में इसका उल्लेख लिखा है। इसका अध्यापन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है, पूर्वजों द्वारा सृजित किया जाता है, इतिहासकारों द्वारा सृजित। तो लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूर्वजों द्वारा जो है सृजित किया जाता है। आगे है, अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। वाक्य में रेखांकित पद का क्या आशय है? इसमें तो रेखांकित कोई पद है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही कथन की पहचान करें। आजकल रेडियो बहुत अधिक सुना जाने लगा है, लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, आकाशवाणी के अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन का जोर अधिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस गद्यांश में दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, तो ये वाक्य यहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है, गद्यांश में किस संचार माध्यम का उल्लेख हुआ है जिसके द्वारा लोक कलाओं का प्रचार हुआ? लोक कलाओं का प्रचार टेलीविज़न से, रेडियो से, फिल्म से या समाचार पत्र से? तो रेडियो से हुआ है। ये आकाशवाणी रेडियो का यूज बताया गया है इसमें। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करें। भिन्न शब्द यानी जो इन चारों शब्दों में सबसे अलग हो। आकाशवाणी, समस्याओं, कठिनाइयों, विसंगतियाँ।
ये मानवीय गुण हैं, मतलब एक तरह से ये जो है एक समान के अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे समस्याएं परेशानी हो गई, कठिनाई एक प्रकार से परेशानी हो गई, विसंगति मतलब एक अलग है तो दूसरा अलग है, तो ये भी एक तरह से जो है कठिनाई है, समस्या है। तो आकाशवाणी सबसे अलग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है राजनैतिक में प्रत्यय है राजनैतिक। अब हम इससे अगर इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें इक प्रत्यय आएगा, इक। राजनैतिक, तो ये देखिए तक में इक प्रत्यय जुड़ी है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। राजनैतिक। आगे है लोक कलाएं हमें हौसला देती हैं, रेखांकित के स्थान पर लिखा जा सकता है। हौसला देती हैं, यहाँ पे निरुत्साहित करती हैं। ये तो हौसला देना यानी उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, लेकिन यहाँ क्या है निरुत्साहित, तो ये तो इसका अपोजिट है। उत्तेजित करना, भड़काना, हतोत्साहित करना मतलब डराना, भयभीत करना। प्रोत्साहित करना यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है ये काव्यांश दिया गया है, और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर काव्यांश को पढ़ेंगे। मेघों के आने का वर्णन किस रूप में हुआ है? बरस बाद सिंधी लिन्ही में कौन सा भाव अभिव्यक्त है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली का अर्थ बताना है। जुहार का अर्थ। काव्यांश में अकुलाई लता किसके प्रतीक के रूप में है? प्रतीक के रूप में। तो अब पढ़ते हैं हम अपना गद्यांश। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सिंधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। मेघ के आने का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो नए शहरी अतिथि के रूप में हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेघ का वर्णन कैसे हुआ है। मेघ आए, पाहुन आए हो गांव में शहर के, तो यहाँ पे शहर के अतिथि के रूप में हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बरस बाद सिंधी लिन्ही में कौन सा भाव अभिव्यक्त है? प्रेम भाव, उपलाभ भाव, वात्सल्य भाव या भक्ति भाव? तो इसमें जो है उपालंभ भाव है। आगे है आगे आगे नाचती गाती बयार चली का अर्थ है आंधी तूफान आ गई, तेज हवाएं चलने लगी, हवा चलनी बंद हो गई, खुशी में शराबोर हवा बहने लगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट। आगे आगे नाचती गाती यानी जो खुश है वही नाचते गाएगा। और बयार क्या होती है? बयार हवा को बोलते हैं, तो बारिश से पहले हवा आती ही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है जुहार की का अर्थ है जो कुशल क्षेम पूछना, स्वागत सत्कार करना, पुनः आने के लिए कहना, आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। यहाँ पे जो है कुशल क्षेम पूछना, जैसे अतिथि जब आते हैं तो उनका आदर सत्कार होता है, तो उनसे पूछा जाता है कि वो कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं, ये चीज़ें, तो इसे हम जुहार कहेंगे। आगे है काव्यांश में अकुलाई लता किसके प्रतीक के रूप में है? तो मुरझाई बेल के रूप में, थकी हुई पौधा व्याकुल प्रियतमा के रूप में है, या सूखी पगडंडी? तो सूखी पगडंडी के रूप में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मिनट, काव्यांश है अकुलाई लता ओट को हो किवार के रूप में है। एक मिनट, पगडंडी के रूप में है। आगे अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखेंगे, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो पढ़ाई माध्यम की भाषा मातृभाषा घर की भाषा हो, विद्यालय शिक्षा अंत तक पढ़ाई माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा घर की भाषा हो, तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। बहुभाषावाद की निम्नलिखित
नीति किस रूप में जानी जाएगी? सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, त्रिभाषा शिक्षण, शिक्षण में अनेक भाषाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण का निमज्जन उपागम। तो त्रिभाषा क्या होती है? जैसे पहले मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, फिर हिंदी भाषा में, और फिर उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज जुड़ जाती है, इंग्लिश भाषा जुड़ जाती है या कोई अन्य भाषा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, हमें सही नहीं बताना है। बी ऑप्शन है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, सही बात है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, तो हर एक भाषा की लिपि होती है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मुंबई में बोले जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोले जाने वाली मराठी से भिन्न है। यद्यपि दोनों पारंपरिक रूप से बोधगम्य है, मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? मराठी भाषा की बोलियां, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ये द्विभाषाएं हैं, ये सामाजिक बोलियां हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सामाजिक जो है बोलियां हैं। एक ही भाषा, जैसे एरिया बड़ा है तो एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही भाषा को जो है आदमी अलग अलग ढंग से बोल सकता है। जैसे हिंदी अगर हरियाणा के लोग बोलेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत हरियाणवी भी मिल जाएगा, और अगर राजस्थान के बोलेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत राजस्थानी भी मिल जाएगा। मतलब सामाजिक एक तरह से भाषा होती है, तो थोड़ा अंतर आ ही जाता है। आगे है, पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, शब्दों का उच्चारण, शब्द इकाइयों की समझ होना। तो पाठ्य सामग्री का डिकोडिंग जो होता है वो पठन होता है। आगे है, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं। व्याख्यात्मक लेखन, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उत्पादन, लेखन का रचनात्मक उपागम। तो लेखन का उत्पाद उपागम जो होता है इसे जाना जाता है के रूप में। आगे है, पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक व्याकरण, घोषणात्मक व्याकरण, अनौपचारिक व्याकरण या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाता है। अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई नियम या कोई बाध्य नहीं होता है, कोई कार्यक्रम नहीं रहता है। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देके बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आगे है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल शिक्षा देना, भाषा के तत्व सिखाना, वाक्य रचना सिखाना, सराहना, बोध और आनंद। तो इसमें हमारा मूल शिक्षा देना है। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चों को जो है शिक्षा देना। मूल उद्देश्य क्या होता है भाषा का? कि जानकारी देना, बस वो एक माध्यम के तौर पे कार्य करती है। तो उसी तरह काव्य क्या है? काव्य का मूल उद्देश्य जो है वो शिक्षा देना है। आगे है, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदुओं में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे क्रमबद्धता के आधार पर क्रम किया। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, अधिगम सामग्री का सृजन, पाठ के लिए उपविषय का सृजन, व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। तो व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना मतलब कि जब आप बच्चों को जो है चीज़ों को, शब्दों को आगे पीछे करके दे देंगे और बच्चे को स्वयं वो काम करना पड़ेगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से जो है उसे समझेगा, पढ़ेगा, तब करेगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है।
इस उपागम को क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा, प्रयुक्ति आधारित भाषा अधिगम, भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, समुचित पाठ्यचर्या में भाषा। तो इसे हम भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को सीखना कहेंगे, क्योंकि जो शब्द उन्होंने चुने हैं वो सामाजिक विज्ञान के हैं और विज्ञान विषय के हैं, और उसमें जो भाषा का टीचर है उसके माध्यम से जो है शब्दों को चुनने के बाद उन्हें छांटने के लिए कह रहा है या कोई थीम बनाने के लिए कह रहा है, तो इसमें जो है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के शब्दों का यूज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। वर्णनात्मक लेखन, पत्र लेखन, एक्स्ट्रापोलिटिव लेखन, कल्पनात्मक लेखन। तो कल्पनात्मक लेखन है। कल्पना करें, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कल्पना दे दिया गया है, तो ये एक कल्पनात्मक है कि आप हर चीज़ें जो है कल्पना कर करके बता रहे हैं, तो इसे हम कल्पनात्मक लेखन कहेंगे। सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है? कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सर्वाधिक आकलन, बिना किसी अंतराल के आकलन, कक्षा में शिक्षण और अधिगम का आकलन। तो बिना किसी अंतराल के आकलन को ही जो है हम सतत और सारगर्भित मूल्यांकन कहेंगे। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें किसी भी अंतराल ना हो, कंटिन्यू आकलन आप बच्चे का करते जाएं। भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रमाणिक सामग्री, विभिन्न विधाओं की सामग्री, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री, या फिर ऑप्शन डी है, एक मिनट, यहाँ ए बी सी दो ही ऑप्शन है, तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा में जो है प्रमाणिक सामग्री भी हो जाएगी। आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? तो प्रमाणिक सामग्री हो, विभिन्न विधाओं पर रहे, लेखक द्वारा आविष्कृत हो, तो वो तो लेखक पे आधारित होगी, लेकिन ये विभिन्न विधाओं की और प्रमाणिक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा ए और बी ऑप्शन है, तो ए और बी जो है ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं। इन दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए लाभदायक है, बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्योंकि जैसे अगर बच्चे के परिवार में भोजपुरी भाषाएं बोली जाती हैं, बच्चा घर पे भोजपुरी सुनता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ हिंदी सुनता है, तो बच्चे को हिंदी भाषा का भी ज्ञान होगा और भोजपुरी भाषा का भी ज्ञान होगा। तो ये एक तरह से उसके लिए लाभप्रद है कि उसे दो भाषाओं का ज्ञान हो रहा है। आगे है, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार कार्यक्रम बहुभाषावाद के लिए भाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, समग्र शिक्षा अभियान। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भाषा। अगला है, लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक ने देखा कि उसे विद्यार्थी अपने लेखन का संयोजन तो भली भांति कर लेते हैं, पर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विचारों को समृद्ध करने के लिए कौन सा आरेख रूप प्रयोग में लाने के लिए कह सकते हैं? फ्लो चार्ट, वेन आरेख, मानचित्रण माइंड मैप, या KWL चार्ट। तो इसमें जो है मानचित्रण माइंड मैप करेंगे, मतलब जिसमें बच्चा अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से जब वो धीरे धीरे चीज़ों को बनाने लगेगा तो उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ने लगेगी और वो जो है उससे याद भी होने लगेगा, वो चीज़ों को रचनात्मक ढंग से करने लगेगा। जब आप कल्पना करते हैं, किसी चीज़ों को बनाने लगते हैं, तो आपकी कल्पना शक्ति तीव्र होने लगती है। तो उसी प्रकार ये भी है कि जब बच्चे को जो है मानस चित्रण माइंड मैप दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 120 नंबर ख़त्म हो चुका है हिंदी का। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले सेट में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे।
आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को